भविष्यविक फ्रॉम फ्यूचर इज मूव अकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। वाइकेरियस लायबिलिटी, तो हम पहले जानते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है। मतलब कि कुछ ऐसी लायबिलिटी जिसमें हमारा थर्ड पर्सन भी लायबल होगा। लेकिन अगर हम टॉर्ट में देखें तो हमारा टॉर्ट में थर्ड पर्सन लायबल तो ना, तो भाई जो टॉर्ट कमिट करता है वो ही उसके डैमेजेस क्लेम करेगा। लेकिन कुछ वाइकेरियस लायबिलिटीज ऐसी होती है जिनमें कुछ रिलेशनशिप में वो बंदा, मतलब कुछ ऐसे अगर उसकी कुछ रिलेशनशिप हो या किसी भी रिलेशन में वो हो, उसमें थर्ड पर्सन भी लायबल हो, हम उससे बोलेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। सो हम इसे पढ़ते हैं कैसे। Generally, a person is liable for the tort done by himself rather than the wrong of another person। मतलब जनरली हम देखें जो टॉर्ट जिसने करा होगा वो अपने टॉर्ट के लिए लायबल होगा, किसी अनदर पर्सन के टॉर्ट के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन बट इन सर्टेन रिलेशनशिप्स लाइक दोज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट्स, पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म्स एंड मास्टर एंड सर्वेंट, वाइकेरियस लायबिलिटी अराइजेस। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस में, और इससे भी कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस है, मतलब कुछ सर्टेन मैंने मेंशन करे इसके अंदर, कुछ अगर ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे उसके अंदर थर्ड पर्सन भी लायबल होगा, जिसे हम बोलेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। हाउ थर्ड पर्सन इज लायबल, मतलब थर्ड पर्सन कैसे लायबल होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इफ देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द थर्ड पार्टी, then law can extend liability to that party if the basic essentials of the vicarious liability are fulfilled। मतलब कि डिफेंडेंट और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी रिलेशन होगा जिससे हमारी वाइकेरियस लायबिलिटी की एसेंशियल फुलफिल होंगे, तब वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होगा। ये होता है हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी। इसेंशियल्स, अब हम इसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे क्या इसेंशियल है वाइकेरियस लायबिलिटी के जो डिफेंडेंट और थर्ड पार्टी के बीच में फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा इसेंशियल है देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन डिफेंडेंट एंड थर्ड पार्टी। मतलब जो हमारा डिफेंडेंट है और जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, या वो मास्टर सर्वेंट की हो, या वो हमारी प्रिंसिपल एजेंट की हो, या पार्टनर की हो, किसी चीज की भी हो, लेकिन उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो सबसे पहला मेन इसेंशियल है वाइकेरियस लायबिलिटी का। अगर उनका कोई रिलेशन नहीं है तो थर्ड पार्टी लायबल होगा ही नहीं। वो नॉर्मल जैसे एक बंदे ने टॉर्ट कमिट करा है, वो अपना उसके जो डैमेजेस होंगे वो फुलफिल करेगा। लेकिन अगर उन दोनों का रिलेशनशिप है और अगर वो जो टॉर्ट कमिट होता है, सेकंड इसेंशियल, द टॉर्ट हु हैज टू बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो जो टॉर्ट कमिट करता है वो उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में कमिट करता है, तो थर्ड पर्सन भी लायबल होगा उस टॉर्ट कमिट के लिए। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, जैसे मैं ड्यूटी करता हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं एक कंपनी का, ठीक है, तो मैं उस मतलब वो हमारा काम करते समय मेरे से एक टॉर्ट कमिट हो जाता है। मैं जब उस कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो मेरी जिस चीज की जॉब थी, वो जॉब पे करते करते मेरे से उसी दौरान वही उन्हीं का ही काम करते हुए मेरे से टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो उसमें कंपनी भी लायबल होगी उस चीज के लिए। ये हमारे दो मेन इसेंशियल्स हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए। अगर हमें वाइकेरियस लायबिलिटी का वो लेना है तो हमें ये दो मेन इसेंशियल को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम इस चीज को ध्यान से समझें, लेकिन अगर मैं जैसे उस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर मेरे से कुछ नहीं होता तो ठीक चलता रहता है, लेकिन अगर आउट ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं कुछ टॉर्ट कमिट कर देता हूं तो उसमें कंपनी लायबल नहीं होगी। जैसे मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कॉर्पोरेशन में, जैसे कॉर्पोरेशन में अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर कोई करता है कुछ भी टॉर्ट कमिट, तो उसमें कॉर्पोरेशन लायबल नहीं होती। यही सेम होता है वाइकेरियस लायबिलिटी में ही। तो हम पढ़ते हैं इनकी इंपॉर्टेंट मैक्सिम ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी की कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम भी हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। रिस्पोंडिएंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसे लायबल होने दो। और सेकंड, द कोएफिशिएंट पर एलम पर फैसिट पर से, पर एलियम फैसिट पर से, मतलब कि ही हु डज एन एक्ट थ्रू एन अनदर इज डीम इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। मतलब कि उसने जो ऐसा एक्ट करा है वो किसी अनदर की डीम इन लॉ टू डू हिमसेल्फ, मतलब कि वो उसने किसी और के उसमें करा है, किसी और के उसमें, मतलब जैसे जो उसका रिलेशन था उसका काम करते करते उसने करा है। ये इन दोनों इसकी ये है हमारे मैक्सिम वाइकेरियस लायबिलिटी के। तो अब हम पढ़ते हैं देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, मतलब देयर मस्ट बी रिलेशनशिप से हम थोड़ा इसको और डीपली पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं मास्टर सर्वेंट और एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कि जैसे जो मास्टर और सर्वेंट है, द मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट। जो इसके अंदर जो मास्टर सर्वेंट क्या है, जैसे सर्वेंट ने कोई टॉर्ट करा तो उसमें मास्टर भी लायबल होगा जो टॉर्ट कमिट करा जाएगा सर्वेंट के द्वारा। लेकिन वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में देखें, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से हमारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
मतलब कि वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है मास्टर या किसी भी चीज के साथ, वो एक अकेला है। जैसे एक नॉर्मल टॉर्ट में होता है कि जो बंदा एक टॉर्ट कमिट करता है वो उसके डैमेजेस फुलफिल करके देगा उसे, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, मास्टर इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वही सेम चीज मास्टर इसमें लायबल क्यों होगा भाई, जो उसमें कोई रिलेशनशिप छोड़ना है उसकी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ। वहीं अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, मास्टर सर्वेंट में द सर्वेंट इज अंडर द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सर्वेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप में है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की रिलेशनशिप में, मतलब कि जो मास्टर है सर्वेंट का, उसने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा। मतलब जैसे भाई मैं किसी कंपनी में गया तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ना कि मैं इस कंपनी का ये काम करूंगा, और इसी दौरान मेरे को जॉब करते हुए मैं कोई वहां टॉट कमिट कर देता हूँ उसी काम को करते हुए, कंपनी भी लायबल होगी। यही है सेम, मास्टर लायबल होगा इसके अंदर। वहीं द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सर्विस ओनली। वो जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो खाली सिर्फ उसी काम के लिए उसे पकड़ाया जाएगा। जैसे मैं अपनी बाइक सर्विस पे देने जाता हूँ बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो ठीक है वो भाई बाहर जो भी बाइक मेरी सर्विस करेगा उससे मेरा, अगर वो मेरी बाइक को कुछ भी ठोक देता पीट देता तो वो मुझे वो ठीक करके देगा ना, मेरी मैं लायबल थोड़ा होगा उसमें। या अगर वो मेरे यहाँ पे जॉब कर रहा होता तो मैं दूसरे बंद जिसमें वो ठोकता मेरी बाइक तो मैं उसके लिए भी एक बार को लायबल होता है। लेकिन इसमें तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद लायबल होगा क्योंकि उसने वो मेरी गाड़ी को चलाते हुए टेस्ट ड्राइव करते हुए उसने किसी और को ठोका, तो इसमें मैं लायबल नहीं होऊंगा। ये होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। थर्ड पॉइंट, मास्टर एंड सर्वेंट का, देयर इज अ डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मास्टर टू द सर्वेंट। इसमें क्या होता है, मास्टर उसे काम करने का तरीका तक बता सकता है। भाई जैसे मैंने बोला कि तुम्हें पेपर पे एबीसीडी लिखनी है, ठीक है, तो मैंने इसे इतना बता दिया कि तुम एबीसीडी लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि तुम पेपर मेरे बाइक चलाओ, जैसे चलो सपोज इसमें भी एबीसीडी का बोल देते हम, तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को एबीसीडी लिख के देनी है। मैं इसे ये बोल सकता हूँ मेरे को एबीसीडी लिख के पेपर में दो, लेकिन मैं अपने सर्वेंट को ये भी बता सकता हूँ कि तुझे एबीसीडी लिखनी कैसे है और कहाँ पे लिखनी है। मैं ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बता सकता कि तुझे लिखनी कैसे, क्या करना है क्या करना है। ये मैं अपने सर्वेंट को डायरेक्ट कर सकता हूँ और पूरा कंट्रोल होता है मेरे अपने सर्वेंट के ऊपर। वहीं अगर हम देखें, देयर इज नो डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द मास्टर टू द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। वही बात, डायरेक्शन कोई मास्टर का कोई कंट्रोल और डायरेक्शन नहीं होती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। फोर्थ पॉइंट ऑफ द मास्टर एंड सर्वेंट, इन सर्वेंट द मास्टर कैन नॉट ओनली order or require what is to be done but he can also say that how it is shall to be done। वही चीज, मतलब कि मास्टर जो है वो ये चीज बता सकता है कि मेरे को ये चीज चाहिए अपने सर्वेंट को, लेकिन वो ये भी बता सकता है कि वो कैसे होनी चाहिए, बट इज हाउ, बट ही कैन ऑल्सो से दैट हाउ इट शैल टू बी डन। वो अपने सर्वेंट को ये बताता है कि कैसे होनी चाहिए। लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में देखे, इन दिस मास्टर कैन ओनली ऑर्डर और रिक्वायर व्हाट इज टू बी डन। मतलब मास्टर ऑर्डर कर सकते और रिक्वायर कर सकते मुझे ये चीज चाहिए, उसमें वो उसे बता नहीं सकता कि ये ऐसी होनी चाहिए। ये होता है हमारा रिलेशनशिप के, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, मतलब इन दोनों का ऐसे रिलेशनशिप हम इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं और किसी भी रिलेशनशिप के बीच में देख सकते हैं क्या होता है। तो हम इसे एक केस से भी पढ़ते हैं, गोविंदा राजलू वर्सेस एमएलए गोविंदा राजो मुदेलर, सॉरी गोविंदा राजलू वर्सेस एमएलए गोविंदा राजा मुदेलर। तो इस केस में क्या हुआ था भाई, जो मैं अपनी बाइक इस केस में क्या हुआ था, मतलब कि जो वो था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो बाइक सर्विस कर रहा होता है, गाड़ी सर्विस कर रहा होता है, तो उसने गाड़ी सर्विस के दौरान उससे गाड़ी टेस्ट ड्राइव चला रहा होता है, टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी लेके जाता है, तो उस टेस्ट ड्राइव के दौरान वो गाड़ी ठोक देता है। तो उसमें क्या भाई सर्वेंट ये कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारा उसमें हूँ केयरलेस लायबिलिटी में, भाई थर्ड पर्सन तुम भी लायबल होगे, तुम भी उसको जो जिसकी गाड़ी मैंने ठोकी है गलती से, क्योंकि तुम भी लायबल क्यों होंगे। वो सर्वेंट क्या डिफेंड लेता है कि भाई मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा था ना, तुमने मेरे को बोला था कि गाड़ी ठीक करके दो। तो वहां पे कोर्ट उससे ये कहती है कि भाई तू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तू उसका एम्प्लॉय नहीं है। अगर तू उसका एम्प्लॉय होता तो थर्ड पर्सन मतलब तेरा मास्टर भी लायबल होता, लेकिन इसमें मास्टर लायबल नहीं होगा, इसलिए उसे सर्विस वाले को उसके पूरे फुल क्लेम जो है सामने वाली पार्टी के प्लेंटिफ के खुद ही पे करने पड़े थे। ये होता है इस केस के अंदर। हम पढ़ते हैं द टॉर्ट कमिटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कैसे टॉर्ट कमिट होता है। टॉर्ट कह लो या रॉन्ग कह लो, बात एक ही है। देयर इज टू बी अंडरस्टैंड, दिस इज टू बी अंडरस्टैंड विद द थ्री केस लॉ, मतलब हम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तीन केस लॉ से समझेंगे। फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इसमें क्या होता है, स्टेट बैंक का जो एम्प्लॉय था वो श्यामा देवी के घर जाता है और वहां पे वो कहता है श्यामा देवी को कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो, मैं बैंक में जाके जमा कर दूंगा, ठीक है। एज अ फ्रेंड, वो उसका दोस्त भी होता है, एज अ फ्रेंड वो उसके घर पे जाता है, वो पैसे लेता है जमा कर देता है, वो पैसे
और वो जो एम्प्लॉय इसके घर से पैसे लेता है वो बैंक में जमा करता नहीं, वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। तो उसके बाद भाई श्यामा देवी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे केस करती है कि भाई मेरे जो तुम्हारा एम्प्लॉय आया था मेरे उसके पैसे दो, क्योंकि भैया तुम्हारा तो वो वाइकेरियस लायबिलिटी भी आया, थर्ड पर्सन तुम ही हुए। तो भाई वहां पे कोर्ट में ये फैसला आता है कि भाई तब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तब तुम्हें पैसे देगी ना जब वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में भागा हो। वो तो तुम्हारे से पैसे लेके गया था एज अ फ्रेंड। अगर वो एम्प्लॉय की ड्यूटी की वजह से पैसे लेके जाता कि भाई मैं एम्प्लॉय मेरे को बैंक ने ऐसे ऐसे भेजा है, ऐसे ऐसे करके अगर वो पैसे भागता तब स्टेट बैंक लायबल होती तुम्हें पैसे देने के लिए। लेकिन यहाँ तो स्टेट बैंक लायबल हुई नहीं ना तुम्हें पैसे देने के लिए, वो तो तुम्हारे से एज अ फ्रेंड देके गया। तुम उस पर पर्सनली सूट फाइल कर सकते हो, बैंक के ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि बैंक लायबल हुआ ही नहीं इसके अंदर। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थी उस एम्प्लॉय की, मतलब उसका काम थोड़ा था कि पैसे लेकर आना घर से श्यामा देवी के, वो तो एज अ फ्रेंड उसके घर गया था और पैसे लेके भाग गया था। तो इस चीज के अंदर श्यामा देवी को यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे नहीं मिले थे क्योंकि उसे पर्सनली वो उसके ऊपर चाहे सूट फाइल कर। केस 2 बियर वर्सेस लंदन एंड ओमनिबस को। इसमें क्या हुआ था भाई, जो लंदन एंड ओमनिबस को के जो एक ड्राइवर होता है और एक बस होती है, ठीक है। उस समय जब ड्राइवर खाना खा रहा होता है तो भाई कंडक्टर ये सोचता है मैं ना बस यू टर्न करके खड़ी कर देता हूँ तो टाइम बच जाएगा। तो इसमें क्या होता है जब वो बस यू टर्न करने लगता है तो यू टर्न करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है बियर से। बियर केस फाइल करता है भाई लंदन ओमनिबस को पे कॉर्पोरेशन पे। तो भाई जब वो अपना केस फाइल करते हैं भाई हेल्थ तो तुम ही होगे ना, तुम उसके थर्ड पर्सन रिलेशन में तुम हो। तो वहां पे भाई ओमनिबस हमारी लंदन ओमनिबस ये कहती है कि भाई हम लायबल नहीं होंगे इसके अंदर। क्यों नहीं होंगे लायबल? क्योंकि भैया हमने उस चीज के लिए तो लायबल करा नहीं था, कंडक्टर ड्राइवर थोड़े ना है। कंडक्टर ने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाके ये काम करा है। अगर वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में ही काम करता तो हम लायबल होते। कंडक्टर का काम था सिर्फ टिकट काटना। अगर ये ड्राइवर करता, यहीं पे अगर हम देखें ड्राइवर अगर ये बस चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता तो ओमनिबस एक बार को लायबल होती। लेकिन कंडक्टर ने ये अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाके काम करा तो इसमें कॉर्पोरेशन लायबल नहीं होगी। तो ये होता है हमारा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थर्ड केस है ये भी लंदन ओमनिबस का, इसमें लिम्पस वर्सेस लंदन ओमनिबस को। इसमें क्या होता है जो लंदन ओमनिबस को का ड्राइवर होता है वो रेस करने लग जाता है अदर बसेस के साथ। अदर बसेस के साथ जब वो रेस करने लगता है तो दूसरे को भाई चोट लग जाती है। तो लिम्पस को चोट लग जाती है, जो इंजरी होती है वो अपने केस फाइल करता है लंदन ओमनिबस के ऊपर। तो लंदन ओमनिबस ये कहती है कि भैया हमने तो अपने ड्राइवर्स को साफ मना कर रखा है रेस नहीं करनी और दूसरे व्हीकल्स को साइड देनी है हमेशा। अब वो अपनी इस चीज से बाहर जाके काम कर रहा है तो इसमें हम लायबल छोड़ना होंगे। तो कोर्ट उसे ये कहता है कि भैया चाहे तुमने अपने ड्राइवर्स को ये बोल रखा है कि तुम भैया रेस नहीं करनी और दूसरे व्हीकल्स को साइड देनी है हमेशा, लेकिन उसमें तुम लायबल होगे क्योंकि तुमने जो ड्राइवर है, ड्राइवर का कोर्स क्या, ड्राइवर का काम क्या होता है तुम्हारे लिए बस चलाना। और जब वो बस चला रहा है तो मतलब तुम्हारे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, वो तुम्हारे लिए तो बस चला रहा है, वो अपने लिए तो बस चला नहीं रहा, तुम्हारे लिए जब वो बस चला रहा है तो उसलिए वो तुम्हारे लिए तुम भी लायबल होगे उसके अंदर। इसे हम अच्छी तरह और समझते हैं। जैसे द एम्प्लॉयर वाज लायबल, मतलब कोर्ट ने कहा था द एम्प्लॉयर वाज लायबल बिकॉज द इंजरी रिजल्टेड फ्रॉम द एन एक्ट डन बाय द ड्राइवर इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस एंड फ्रॉम हिज मास्टर पर्पसेस। मतलब जो ये एक्ट करा था ड्राइवर ने वो क्यों करा था, क्योंकि वो उसकी कोर्स ऑफ सर्विस थी, उसकी सर्विस थी बस चलाना। अब वो रेस कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसका काम तो ड्राइवर ही करना था ना। अगर यही कंडक्टर जैसे हमने इसका पिछले केस में देखा भाई कंडक्टर का काम टिकट काटना था, वो बस चला रहा था, इसमें कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर हो गया, इसमें कंपनी लायबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो ड्राइवर का काम बस ही चलाना है तो वहां पे वो रेस लगाने लग जाता। तो इससे मतलब क्या है, मास्टर पर्पज ही तो पूरा कर रहा है तो इसमें कंपनी लायबल होगी। इट वॉज नॉट डन बाय द सर्वेंट फॉर हिज ओन पर्पज। उसने अपने पर्पज के लिए बस नहीं चलाई थी बट फॉर हिज मास्टर पर्पज, वो अपने मास्टर पर्पज के लिए बस चला रहा था। इसमें सर्वेंट और मास्टर का रूल लग गया, रिलेशनशिप लग गई, तो इसमें कंपनी हेल्ड हुई लायबल। ये होता है हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी सारा। ये तीनों के हमारा समझ आ रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये होता है हमारा सारा का सारा वाइकेरियस लायबिलिटी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।